बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है या जो इस लेक्चर का टॉपिक है हमारा, वो है बेसिकली ILO और ISO के लॉ क्या है इंटरनेशनली और स्टैंडर्ड क्या है हमारे पास इंटरनेशनली अवेलेबल। अब इसमें एक चीज़ आपने देखनी है, क्योंकि अगर सिर्फ मैंने जिस तरह इससे पहले वाले लेक्चर में बताया कि लॉ क्या है स्टैंडर्ड क्या है, तो वो इन्फॉर्मेशन भी इनफ नहीं है। उसके लिए क्या है कि जब भी आपके पास नॉलेज हो, प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन हो या पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से हो, तो लाजमी बात यह है कि आपके पास इससे रेलेवेंट रेफरेंस करने के लिए बाकायदा लॉ या स्टैंडर्ड मौजूद होना चाहिए। इसमें हम देखते हैं तो सबसे ज़्यादा मोस्ट ऑफ द टाइम जो लॉ स्टैंडर्ड हम इस्तेमाल करते हैं वो हम इंटरनेशनली फॉलो करते हैं। उसकी रीज़न ये है कि जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं लाइक UK, USA, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, कनाडा, इन्होंने अपने स्टैंडर्ड्स बनाए हुए हैं इस ILO के बिहाफ पे। लेकिन बाकी जितने कंट्रीज़ हैं या तो वो इनको फॉलो करते हैं और मोस्ट ऑफ द टाइम वो ILO को फॉलो कर रहे होते हैं। अब हम इन दोनों में डिफरेंस जो है वो पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि लॉ में और स्टैंडर्ड में फ़र्क क्या होता है। अब हम देखेंगे कि हमारे पास लॉ क्या मौजूद है और स्टैंडर्ड क्या मौजूद है। सबसे पहली बात, अगर लॉ की बात की जाए इंटरनेशनली, तो ये हमारे पास ILO है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। जब हम इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं तो इसके अंदर तमाम तर चीज़ें जो है वो हमसे रेलेवेंट नहीं है। जब हम हेल्थ एंड सेफ्टी की बात करते हैं तो इसके दो कन्वेंशन मोस्टली हमसे रेलेवेंट हैं। एक सबसे ज़्यादा 1981 में जो आया C155 कन्वेंशन, और इसके आर्टिकल्स वो हमारे लिए यूज़फुल हैं। देन हमारे पास आता है इसका कन्वेंशन 167, और वो भी इस पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए हेल्पफुल है। अब ये जो ILO ऑर्गेनाइजेशन है ये बेसिकली डेवलप जो होती है, ये डेवलप हो गई है 1919 में, मतलब 1919 में ये ऑर्गेनाइजेशन बन चुकी थी। लेकिन इसकी उस तरह से इफेक्टिवनेस ना होने की वजह से 1945 में जब यूनाइटेड नेशंस बना तो उन्होंने इसको ILO को एक सबऑर्डिनेट एजेंसी डिक्लेयर कर दिया। अब मोस्टली क्या है कि कैसे ही ऑटोमेटिकली इंप्लीमेंट हो जाता है, तो बेसिकली कंट्रीज ने इनके साथ इनको एक्सेप्ट किया है या इनको साइन किया हुआ है। फॉर एग्जांपल यूनाइटेड नेशंस के टिल टुडे यूनाइटेड नेशंस के 193 मेंबर्स हैं। इसके 187 कंट्रीज मेंबर हैं, जिनमें 186 वो हैं जिन्होंने यूनाइटेड नेशंस को भी साइन किया और जिन्होंने आपके ILO को भी साइन किया। एक कंट्री ऐसा है कुक्स आइलैंड, जिसने ILO को तो साइन किया है लेकिन आपके जो यूनाइटेड नेशंस है उसको साइन नहीं किया। तो बेसिकली हमें जब भी कुछ रेफरेंस करना है इंटरनेशनल लॉ के हवाले से, तो हमारे पास C155 और C167 जो है हम उसको यूज करेंगे जब भी हमने रेफरेंस करना है, जब भी हमने हेल्प लेनी है। आर्टिकल जब भी कोई बात की जाएगी कि फर्स्ट एड प्रोविजन कहाँ पे लिखा है कि एम्प्लॉयर पाबंद है, तो वो अब जाहिर बात है, वैसे तो आप कहेंगे अच्छी चीज़ है, अच्छी चीज़ काफ़ी नहीं है, आपको रेफरेंस देना है। तो रेफरेंस उसी सूरत में सामने आएगा जब आप इसके अंदर जाएंगे, C155 का आर्टिकल नंबर 18 पढ़ेंगे, तो उसमें आपको पता चलेगा कि फर्स्ट एड प्रोविजन कितनी या क्यों किस तरह से लाजिम है। अब आगे चलते हैं। ये तो हमारे पास इंटरनेशनल स्टैंडर्ड आ गया, इंटरनेशनल लॉ आ गया एक्चुअली। अब इसके बाद मैंने जिस तरह बताया कि डेवलप कंट्रीज हैं, और इस वजह से हमने, क्योंकि क्वालिफिकेशन भी उन ममालिक की है, या UK की है या USA की है, तो हमें भी लॉज और ऐसी चीज़ें इसी के अंदर जो है वो फॉलो करनी पड़ती हैं कि अगर हमारे पास ILO मौजूद है, अगर हमारे पास ILO मौजूद है तो इसके बाद हमारे पास
गाइडेंस लेने के लिए, रेफरेंस करने के लिए जो बाकी के लॉज मौजूद हैं उसमें जो यूके का लॉ है हेल्थ एंड सेफ्टी एट वर्क एक्सेट्रा एक्ट 1974, और दूसरा जो है कॉर्पोरेट मैनस्लॉटर जो है, ये लॉ दो मौजूद हैं जिनसे हम मजीद गाइडेंस लेते हैं। और ये सिलेबस यूके बेस्ड होने की वजह से तो फिर हम इनको भी वही इंपॉर्टेंस देते हैं जो हम ILO को दे रहे होते हैं। इसके अलावा जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रेगुलेशंस या लॉ जिससे हमें हेल्प मिलती है या जो बहुत ज़्यादा इम्प्लीमेंट है पूरी दुनिया में, वो ओशा के रेगुलेशंस हैं, ओशा USA के। अब बात चलती है ISO इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन की। बेसिकली ये ऑर्गेनाइजेशन 1920s में ISA के नाम से पहले से डेवलप हो चुकी थी, लेकिन इसकी इफेक्टिवनेस न होने की वजह से इसको डिसॉल्व कर दिया गया और उसके बाद Feb 23, 1947 को ये ISO के नाम से, इसकी एब्रीविएशन में थोड़ा सा जो है वो सीक्वेंस डिफरेंट है, ये है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। इस ऑर्गेनाइजेशन के 21,000 प्लस स्टैंडर्ड्स मौजूद हैं, लेकिन हमसे जो रेलेवेंट है हम उसी के ऊपर फोकस करेंगे और उसी की गुड प्रैक्टिसेस को अपनी वर्क प्लेस के अंदर इम्प्लीमेंट करेंगे, जिसमें हमारे पास ISO 45 का OHSMS है, ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम। और इससे पहले ये अब ISO का अपना स्टैंडर्ड है। इससे पहले जो स्टैंडर्ड था वो ब्रिटिश स्टैंडर्ड से लिया हुआ था और वो था 18,001 OSAS, जिसको शैस भी बोलते हैं, ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी असेसमेंट सीरीज के नाम से। तो वहां से हम अपनी गुड प्रैक्टिसेस लेते थे वर्क प्लेस के अंदर इम्प्लीमेंटेशन करने के हवाले से। इसके अलावा एडिशनली दो स्टैंडर्ड हमें इसमें हेल्प आउट करते हैं बहुत ज़्यादा, वो ISO 9001 क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम और ISO 14,001 इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम है, वो हमें इसके अंदर बराबर का हेल्प आउट करते हैं। अब हमने इसके अंदर क्लियरली देखा कि लॉ के अंदर हमें कहाँ कहाँ से हेल्प मिल सकती है, तो वो ILO का C155 है, C167 है, हास्फा यूके का लॉ है 1974, हेल्थ एंड सेफ्टी एट वर्क एक्सेट्रा एक्ट 1974, देन वी हैव कॉर्पोरेट मैनस्लॉटर, ये भी यूके के, और ओशा रेगुलेशन USA के। और ISO की जब स्टैंडर्ड की बात की जाती है तो हमारे पास एक ऑर्गेनाइजेशन है इंटरनेशनली, बाकी हर मुल्क में इसी तरह गुड प्रैक्टिसेस हैं, उनके भी स्टैंडर्ड्स अपने हैं, लेकिन ज्यादा जो है वो हमारे पास ISO 45,001 है इसके हवाले से। तो इस लेक्चर तक के लिए, इस टॉपिक तक के लिए इतना ही। बहुत जल्द अगले लेक्चर में मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।